ओके गाइस, सो नाउ वी विल स्टार्ट इंग्लिश। ओके, ये सेम पेपर है लेवल 2 वालों के लिए 29 दिसंबर 2022 का, और ये इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, लेकिन इसमें जिन्होंने लैंग्वेज टू इंग्लिश ली थी ये उनके लिए है। ठीक है, इसमें बोला है रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। मतलब ये पैसेज पढ़ के आपको नीचे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। वॉचिंग इज मेडिटेशन, वॉट यू वॉच इज irrelevant, you can watch the trees, you can watch the river, you can watch the clouds, you can watch children playing around। वॉचिंग जो होता है वो क्या होता है, एक तरह टाइप का मेडिटेशन होता है। ठीक है, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, वॉचिंग इरिवेलेंट भी हो सकती है, जरूरी नहीं हमेशा रिलीवेंट हो। आप ट्रीज देख सकते हैं, आप रिवर देख सकते हैं, आप क्लाउड देख सकते हैं, बच्चों को खेलते देख सकते हैं। वॉचिंग इज मेडिटेशन। वॉट यू वॉच इज नॉट द पॉइंट, पॉइंट ये नहीं है कि आप क्या देख रहे हैं। द ऑब्जेक्ट इज नॉट द पॉइंट, जिस ऑब्जेक्ट पे आप फोकस्ड हैं वो भी एक पॉइंट नहीं है। द क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग अवेयर, अलर्ट, दैट्स व्हाट मेडिटेशन इज। मैटर क्या करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर कितना स्ट्रांग है, आप कितना ज़्यादा क्वालिटी को लेके अवेयर हैं, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं मेडिटेशन। रिमेंबर वन थिंग, मेडिटेशन मीन्स अवेयरनेस। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप कितने ज़्यादा चीज़ों को लेके अवेयर हैं। व्हाट्सोएवर यू डू विद अवेयरनेस इज मेडिटेशन। आप जो भी चीज़ अवेयरनेस के साथ करते हैं वो सब क्या है, मेडिटेशन। एक्शन इज नॉट ऑफ इम्पोर्टेंट बट द क्वालिटी दैट यू ब्रिंग टू योर एक्शन। जो एक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि आप एक्शन में क्या क्वालिटी ला सकते हैं वो आपका इम्पोर्टेंट होता है। वॉकिंग कैन बी ए मेडिटेशन इफ़ यू वॉक अलर्ट। वॉकिंग भी एक मेडिटेशन हो सकती है जब आप अलर्ट होके वॉक करते हैं। सिटिंग कैन बी मेडिटेशन इफ़ यू सिट अलर्ट। Listening to the birds can be meditation if you listen with awareness. Just listening to the inner voice of your mind can be meditation if you remain alert and watchful. The whole point is one shouldn't move in sleep. Whatsoever you do is meditation. Basically आप alert होके जो भी चीज़ें करते हैं that's all related with meditation. The first step in awareness is to be very watchful of your body. बॉडी के प्रति आप जितना ज़्यादा केयरफुल रहते हैं वो क्या होता है, सबसे पहली अवेयरनेस होती है। Slowly one becomes alert about each gesture, each movement. As you become aware, a miracle starts happening. जैसे जैसे आप बॉडी के प्रति एक्टिव होने लगते हैं और एक एक जेस्चर पे ध्यान देते हैं, मूवमेंट पे ध्यान देते हैं, तो मिरेकल्स जो होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैनी थिंग्स दैट यू यूज टू डू बिफोर सिंपली डिसअपियर। धीरे धीरे आप उन चीज़ों को करना छोड़ देते हैं जो आप पहले करते थे। योर बॉडी बिकम्स मोर रिलैक्सड, योर बॉडी बिकम्स मोर अटेंड। आपकी बॉडी धीरे धीरे और ज़्यादा एक्टिव होने लग जाती है। अ डीप पीस स्टार्ट्स प्रिवेलिंग इवन इन योर बॉडी। अ सब्टल म्यूजिक पल्सेट्स इन योर बॉडी। एक सॉफ्ट म्यूजिक जो होता है वो हमारी बॉडी में प्ले होने लगता है। द सेम हैज़ टू डन विद द थॉट्स। दे आर नॉट मोर सब्टल देन द बॉडी और ऑफकोर्स मोर डेंजरस टू। जो थॉट्स होते हैं उनको भी जब हम जितना ज़्यादा बॉडी रिलैक्स रहेगी उतने अच्छे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। एंड व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ योर थॉट्स यू विल बी सरप्राइज व्हाट गोज इनसाइड यू। If you write down whatsoever is going on to any moment, you are in for a great surprise. You will not believe that this is what is going on inside you. And after 10 minutes read it, you will see a mad mind inside. हम जैसे किसी भी चीज़ को, आपके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, अगर हम उस चीज़ को लिखते हैं तो उसका आउटकम जो है वो बहुत अच्छा आ सकता है। बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। जब हम लिखते हैं तो हम उस चीज़ से अवेयर नहीं होते। दिस होल मैडनेस गोज ऑन रनिंग लाइक एन अंडर करेंट। तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा होता है जब आप उसको पेपर पे लिखते हो, बाद में जब उसको देखते हैं तो जस्ट लाइक है जैसे करंट फ्लो नहीं होता, दैट इट अफेक्ट्स व्हाटसोएवर यू आर डूइंग, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग एंड द सम टोटल ऑफ इट इज गोइंग टू बी योर लाइफ। सो दिस मैडनेस हैज़ टू बी चेंज्ड एंड द मिरेकल ऑफ अवेयरनेस इज दैट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट जस्ट बिकम अवेयर। बेसिकली इस पैसेज में ये कन्वे करने की कोशिश की है कि आप जितना ज़्यादा अवेयर और अलर्ट रहते हैं आप उतना ही ज़्यादा परफेक्ट रहते हैं। The very phenomenon of watching it changes it. Slowly the madman disappears, slowly the thoughts of start falling into certain pattern. जो पागलपन होता है वो धीरे धीरे जाने लगता है और एक निश्चित जो पैटर्न है हम उसको फॉलो करने लगते हैं। The chaos is no more, they become more of a cosmos. जो लाइफ में भसड़ मची रहती है, घसड़ पसड़ होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और हम बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में चलने लगते हैं। एंड देन अगेन अ डीपर पीस प्रिवेल्स। And when your body and your mind are at peace, you will see that they attend to each other too. वो एक दूसरे से क्या करते हैं, ट्यून अप होते हैं। Now they are not running in different direction, they are not riding different horses.
For the first time there is accord, and accord helps immensely to work on the third step, that is becoming aware of your feeling, emotion and moods. फर्स्ट टाइम क्या होता है, वो कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी किस चीज़ में हेल्प होती है, आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और अपने मूड्स को लेके बहुत क्लियर रहते हैं. दिस इज़ द सब टेस्ट लेयर एंड द मोस्ट डिफिकल्ट, बट इफ़ यू कैन बी अवेयर ऑफ द थॉट्स देन इट इज़ जस्ट वन स्टेप मोर. A little more intense awareness is needed. You start reflecting your moods, your emotions and your feelings. जैसे ही आप अटेंटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, आपके मूड, आपका इमोशंस और आपकी फीलिंग्स जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 है पहला. ए मैड माइंड मे बी डिस्कवर्ड ओनली इन एबनॉर्मल पीपल, इवन इन इंटेलिजेंट पीपल, ओनली इन पीपल हु आर मेडिटेटिंग, इन पीपल हु आर अवेयर ऑफ देमसेल्व्स. एक पागलपन जो होता है उसे डिस्कवर किया जा सकता है केवल एबनॉर्मल आदमी में, इंटेलिजेंट में, जो मेडिटेट करते हैं या फिर जो खुद से अवेयर होते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4. जो लोग खुद से अवेयर होते हैं सिर्फ उन्हीं में ही मैड माइंड को डिस्कवर किया जा सकता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122. इफ़ यू राइट डाउन व्हाटसोएवर इज गोइंग ऑन इन एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट पे आपके दिमाग में जो चल रहा है अगर आप उसको लिखते हो, यू आर इन फॉर ए ग्रेट सरप्राइज, आप एक बहुत सरप्राइज मूड में रहेंगे. आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन अबव. अब हमको इसमें क्लॉज बताना है, कौन सा क्लॉज है. इफ़ यू राइट डाउन व्हाटसोएवर इज गोइंग ऑन एट एनी मोमेंट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 1. ये क्या है, कंडीशन का एडवर्ब क्लॉज है, यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है. कैसे, व्हाटसोएवर कंडीशन लग गई, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, एट एनी मोमेंट, ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं. सो दिस इज योर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123. आफ्टर रीडिंग द पैसेज इट कैन बी इनफेक्ट द अल्टीमेट अवेयरनेस, कैन बी अचीव्ड बाय प्रैक्टिस, इज नॉट डूइंग बट समथिंग हैपनिंग ऑटोमेटिकली, कैन बी टॉट ओनली बाय ए गुरु, कैन बी अचीव्ड ओनली थॉट ट्रुथफुलनेस. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 1. इसमें बोला है पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद जो अल्टीमेट अवेयरनेस होती है वो कहाँ से हम ला सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस जो है उसके थ्रू ही अचीव की जा सकती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन राइट ऑर्डर. अवेयरनेस ऑफ मूड्स, अवेयरनेस ऑफ थॉट्स, अवेयरनेस ऑफ पीस बिटवीन माइंड एंड बॉडी, अवेयरनेस ऑफ द बॉडी. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2. सबसे पहले क्या आएगा, अवेयरनेस ऑफ द बॉडी. आप बॉडी के बारे में अवेयर रहेंगे, फिर अपने जो विचार हैं उनके बारे में आप अवेयर रहेंगे, फिर बॉडी और माइंड जो है उनके बीच में हम एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, पीस जिसको बोलते हैं, और उसके बाद हम सबसे लास्ट में डिसाइड करते हैं अवेयरनेस ऑफ मूड. ठीक है, सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 124. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125. According to the passage, which of the following thing must you do if your body is very tense? पूरा पैसेज पढ़ने के बाद अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टेंशन है तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो करनी चाहिए. रन ए माइल, गेट इन्वॉल्व इन विगरस एक्सरसाइज, जस्ट वॉच योर बॉडी एज ए फर्स्ट स्टेप, जस्ट वॉच योर माइंड. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केवल सी जो है वो आपको करना चाहिए, जस्ट वॉच योर बॉडी एज ए फर्स्ट स्टेप. अगर आपकी बॉडी में कुछ भी नेगेटिव चल रहा है या फिर कुछ भी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है या बॉडी बहुत ज़्यादा टेंस है, तो सबसे पहले आप अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, बॉडी पे ध्यान दीजिए. यही आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्टेप होता है. सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ए मैड माइंड कैन बी क्योर्ड बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू लीड ए मीनिंगफुल लाइफ विदाउट बीइंग मेडिटेटिव. तो इसका जो करेक्ट आंसर पूछा है इसमें असर्शन और रीज़न दिया है कि दोनों में से कौन सा सही है. ए मैड माइंड कैन बी क्योर्ड, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लीड ए मीनिंगफुल लाइफ विदाउट बीइंग मेडिटेटिव. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4. इसमें ए भी सही है और बी भी सही है कि जो मैड माइंड होता है उसका इलाज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है. यह इम्पॉसिबल है एक मीनिंगफुल लाइफ को लीड करना बिना मेडिटेशन के. जब तक आप मेडिटेटिव नहीं हैं, आपके बॉडी में और दिमाग में बैलेंस नहीं है, आप एक मीनिंगफुल लाइफ कैरी नहीं कर सकते. सो ए एंड बी बोथ आर ट्रू. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127.
द फ्रेज मूव इन स्लीप इन पैरा 1 मीन्स वॉक वाइल स्लीप, बीइंग अनअवेयर, बीइंग अलर्ट, लिसनिंग टू योर माइंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। मूव इन स्लीप मतलब ये नहीं कि नींद में चलना, नींद में चलने का मतलब होता है जब आप अनअवेयर रहते हैं, कोई भी चीज़ आप ऐसी कर देते हैं जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड स्लीपिंग, मूव इन स्लीप। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 127। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट in meaning to the subtle as used in a subtle music pulsates in your body। ठीक है, इसमें क्या बताना है, सबटल का अपोजिट बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4, क्रूड। ठीक है, सबटल मीन्स एक टाइप से जो स्टेबिलिटी होती है ना, एक सूदिंग चीज जो होती है, दैट इज योर कॉल्ड सबटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ओके ये दूसरा पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन। It is frequently assumed that the mechanization of work has a revolutionary effect on the lives of people who operate the new machines. Okay, so this passage is saying कि जो मैकेनाइजेशन है काम का वो एक रिवोल्यूशनरी इफेक्ट रखता है कि लोग कैसे जो मशीन्स हैं उनको, नई मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं, सोसाइटी पर उसका क्या इफेक्ट है। मशीन्स जो होती हैं वो अलग अलग टाइप की, आजकल बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन हो चुका है। For example, it has been suggested that the employment of women in the industry took them out of the household. अब घरों में देखो आप, जो फूड प्रोसेसर है उसने जगह ले ली है। Their traditional sphere and fundamentally altered their position in society. In the 19th century, when women began to enter factories, Jules Simon, a French politician, warned that by doing so, women would give up their femininity. Frederick Engels, however, predicted that women would be liberated from the social, legal, and economic subordination of the family by technological developments that made possible the recruitment of the whole female folk into public industry. Observers thought offered concerning the social desirability of mechanization efforts, but they agreed that it would transfer women lives. ठीक है, historians, particularly those investing the history of women, now seriously question this assumption of transforming power. They conclude that such dramatic technological innovations such as spinning jenny, the sieving machine, typewriter, the vacuum cleaner haven't resulted in equally dramatic social changes in women's economic position or in the prevailing evaluation of women's work. The employment of young women in textile mills during the Industrial Revolution was largely an extension of an older pattern of employment of young single women as domestics. It was not the change in office technology but rather the separation of secretarial work. The increase in the number of married women employed outside the home in 20th century had less to do with the mechanization of housework, an increase in leisure time for these women than it did with their own economic necessity. With high marriage rate, the shrank the available pool of single woman workers. Previously, in many cases, the only women employees would hire. बेसिकली इसमें ये बोला है कि जो मैकेनाइजेशन है उसकी वजह से जो लेडीज़ बाहर की तरफ काम करती हैं, ठीक है, घर से बाहर जाकर वो जो काम करती हैं उस प्रोसेस में क्या होता है, उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। क्यों? क्योंकि फूड प्रोसेसर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, इन सब की वजह से क्या हुआ है, लेडीज़ का काम धीरे धीरे कम होता चला गया। आजकल मैक्सिमम वुमेन्स जो है वो वर्किंग है, उसकी वजह से पहले क्या होता था, सारा काम घर का भी करना पड़ता था, ऑफिस का भी करना पड़ता था, तो उसमें लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा लोड आता था। सो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है उसकी वजह से लेडीज़ का जो काम है वो धीरे धीरे कम हो चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द मेजोरिटी ऑफ विमेंस वर्क वॉज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था यानी कि जो मैकेनाइजेशन प्रोसेस है उससे पहले जो मेजोरिटी थी वुमेन के काम की वो कौन सी सेटिंग में थी, टेक्सटाइल मिल्स, प्राइवेट हाउस होल्ड, ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि पहले घरों के काम ही इतने ज़्यादा रहते थे कि जो लेडीज़ हैं वो घर से बाहर जाके जॉब कर ही नहीं पाती थी। सो दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, द ऑथर मेंशंस ऑल द फॉलोइंग इन्वेंशंस एज एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामेटिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एक्सेप्ट द। जो ऑथर है उसने मेंशन किया है कि जितने भी इन्वेंशंस हैं ड्रामेटिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के, एक्सेप्ट द सीविंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, टाइपराइटर और टेलीफोन,
मतलब कौन कौन से जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं एक्सेप्ट एक चीज़ के, तो सीविंग मशीन भी है, वैक्यूम क्लीनर भी है, टाइपराइटर भी है, लेकिन टेलीफोन जो है वो इन्वेंशन नहीं है। तो 130 का जो होगा वो 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बिफोर द 20th century many employees didn't employ women in factories, tended to employ single rather than married women, employed women in only those jobs that were related to women's traditional household work, hired women only when qualified men were not available to fill the open positions। इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो 20वीं सेंचुरी है उससे पहले बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स थे वो लेडीज़ को जो है, कौन सी लेडीज़ को जैसा सबसे ज़्यादा जो है वो हायर करते थे। टेंडेड टू एम्प्लॉय सिंगल मदर रेदर देन मैरिड वीमन, जो शादीशुदा औरतें थीं उनकी वजह जो सिंगल थी, क्यों? क्योंकि हाउस होल्ड काम जो है वो उनके पास कम रहता था, जबकि जो मैरिड वीमन थी उनके पास हाउस होल्ड काम ज़्यादा रहता था, जिसकी वजह से वो प्रोफेशनल लाइफ में इतना फोकस्ड नहीं हो पाती थी। डिडंट एम्प्लॉय विमन इन फैक्ट्रीज, ऐसा कुछ नहीं है, फैक्ट्रीज में लेडीज़ तब भी काम करती थी। विमन ओनली इन दोज जॉब रिलेटेड टू वुमेन, ऐसा कुछ नहीं है कि जो उनके ट्रेडिशनल काम से रिलेटेड था सिर्फ उसी काम में उनको रखा जाता था, नहीं। हायर्ड विमन ओनली व्हेन क्वालिफाइड मैन, ऐसा कुछ नहीं है कि जो क्वालिफाइड मैन थे उनकी क्वांटिटी कम थी इसलिए विमेंस को हायर करते थे, नहीं। रेदर देन मैरिड विमन दे यूज टू हायर सिंगल लेडीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग विमन इन टेक्सटाइल मिल्स during the Industrial Revolution was largely an extension of an older pattern of employment. Identify the clause in the underlined part of the sentence. Principal clause, noun clause, adverb clause and adjective clause. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, एडवर्ब क्लॉज। जो एम्प्लॉयमेंट था यंग वुमन का टेक्सटाइल मिल्स में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान, वो किस एक्सटेंशन पे था? जो पुराने ज़माने में सिंगल लेडीज़ को हायर करते थे रेदर देन मैरिड विमन, उसके पैटर्न के एक्सटेंशन पे था। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला है वो क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है, नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है या फिर एडजेक्टिव क्लॉज है? तो वो है आपका एडवर्ब क्लॉज। ये क्या कर रहा है? एडवर्ब क्लॉज मतलब जो क्रिया की विशेषताओं को बताता है। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। Which of the following words is similar in meaning to innovation as used in the passage? Termination, mechanization, tradition and stagnation. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर मेकेनाइजेशन। यहाँ पे क्या पूछा है? सिनोनिम। तो इनोवेशन मतलब नई नई चीज़ें करना और मेकेनाइजेशन मतलब नई नई चीज़ें करना, खोजना मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट, यहाँ क्या बताना है आपको? यहाँ जस्ट अ सेकेंड, यहाँ आपको बताना है एंटोनिम। इन मीनिंग टू लिबरेटेड एज यूज्ड इन द पैसेज, रिलीज्ड, रेस्क्यूड, कन्फाइंड एंड सेव्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। लिबरेटेड मतलब जिस किसी चीज़ को करने की एक बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दी जाती है ना, लिबर्टी दी जाती है, दैट इज लिबरेटेड। एंड कन्फाइंड में जब आप किसी भी पर्सन को कुछ काम करने के लिए रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको कन्फाइन कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। बिफोर द 20th century many employers resented technological innovations that would radically change women's role in the family. Before industrial revolution women were employed only as domestics. 20वीं सेंचुरी से पहले बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हैं उनको रिजेंट किया था, दैट वुड रेडिकली चेंज विमेंस रोल इन द फैमिली, जो फैमिली में लेडीज़ के रोल को कम्प्लीटली चेंज कर देंगे। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विमेन वर एम्प्लॉयड ओनली एज डोमेस्टिक, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उससे पहले औरतें जो थी वो केवल घरेलू काम करती थी। तो यहाँ पे पूछा है ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। वाई? क्योंकि 20वीं सेंचुरी से पहले बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स थे उन्होंने क्या किया था, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं कि बहुत सारे टेक्निकल मतलब इनोवेशंस किए थे 20वीं सेंचुरी से पहले कि जो फैमिली में लेडीज़ का रोल है उसको चेंज किया जा सके। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो लेडीज़ थी वो क्या करती थी, डोमेस्टिक काम में ज़्यादा इन्वॉल्व थी। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, दोनों ए और बी सही हैं। नेक्स्ट है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर,
Read the statements and choose the correct option. Language is a powerful tool to influence others. Language can be used as a weapon to win public support. ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है गलत है, एक सही है या एक गलत है, या फिर एक पहला सही है दूसरा गलत है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2 कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए को डिफाइन करता है. क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज है वो पावरफुल टूल होता है. अगर आपको दूसरे को इन्फ्लुएंस करना है तो आपकी भाषा बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए. लैंग्वेज कैन बी यूज्ड एज ए वेपन टू विन पब्लिक सपोर्ट. जो नेता लोग होते हैं वो लैंग्वेज का ही तो यूज़ करते हैं जिससे कि लोगों को सपोर्ट लिया जा सके. अ सिचुएशन इन विच टू डायलेक्ट्स ऑफ ए लैंग्वेज आर यूज्ड बाय ए सिंगल लैंग्वेज कम्युनिटी इज रेफर टू एज. डायलेक्ट्स होती हैं भाषा, ठीक है. एक ऐसी सिचुएशन जिसमें दो भाषाओं को, एक लैंग्वेज की दो भाषाओं का यूज़ किया जा रहा है, एक जो लैंग्वेज कम्युनिटी है सिंगल उसके द्वारा. इसे हम एक्सेंट बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे, डिग्लोसिया बोलेंगे और आइडियो लेफ्ट बोलेंगे. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3. डिग्लोसिया जो होता है वो एक कम्युनिटी के थ्रू जब दो अलग अलग बोलियों को मिक्स करके बोला जाता है दैट इज़ कॉल्ड योर डिग्लोसिया. ठीक है. सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 137. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138. Children engaging in a cooperative dialogue with more mature peers or adults, they take language of these dialogues, make it part of their own speech and use it to organize their independent efforts in the same ways referred as. बच्चे जो हैं वो cooperative dialogue जो है दूसरे mature लोगों के साथ, ठीक है, या फिर जो more knowledgeable other होते हैं that is your mature peers or adults, more knowledgeable other, इनके साथ cooperative dialogue में एक दूसरे को engage कर रहे हैं. वो इन डायलॉग्स की जो लैंग्वेज है उसको अपने खुद की स्पीच का पार्ट बनाते हैं और अपने जो इंडिपेंडेंट एफर्ट्स हैं उसको डाल के सेम वे में वो उसको ऑर्गेनाइज करके रेफर करते हैं. ये क्या है? मेक बिलीव पे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कॉन्सेंट्रेशन एंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जैसे हम बोलते हैं ZPD. क्यों? शुरू में बच्चे ने मदद ली और बाद में उसने क्या किया? ऑर्गेनाइज दियर इंडिपेंडेंट एफर्ट्स. वो बाद में कहाँ पहुँचा? उसका जो एक्चुअल डेवलपमेंट है वहाँ तक. और जब बच्चा अपने एक्चुअल डेवलपमेंट पे पहुँच जाता है तो वो क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट अपना काम करने लग जाता है. ठीक है. खुद की उस स्पीच जो है वो उसको बना रहा है. तो ये क्या हुआ? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. यहाँ पे उसने क्या किया? इसके फोल्डिंग की, यानी कि मदद ली. किसकी? मोर मैच्योर पीयर्स. और बाद में उसका खुद का जब एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, जब उसने खुद की स्पीच बनाई और उसको ऑर्गेनाइज किया, दैट इज़ योर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. द मिनिमल पेयर ड्रिल कैन बी इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव ग्रामर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. जो मिनिमल पेयर ड्रिल होता है, यानी कि ड्रिल मतलब प्रैक्टिस, वो इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है क्या इम्प्रूव करने के लिए? ग्रामर को, वोकेब को, प्रोनाउंसिएशन को और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3. जो प्रोनाउंसिएशन होता है, अगर आप उसको बार बार रिपीट करवाएं किसी भी बच्चे से, लेट्स सपोज अगर हमें ड्रिल का ही प्रोनाउंसिएशन करना है तो अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम बच्चा जो है उसको ईजिली बोलना सीख जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140. ड्यूरिंग ए राइटिंग टास्क अ टीचर मेक्स अ स्टूडेंट सिट इन पेयर्स. एक राइटिंग टास्क के दौरान टीचर ने बच्चों को पेयर्स में बैठने के लिए बोला. आस्क देम टू ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू दियर पीयर्स ऑन दियर राइटिंग. और बच्चों को बोला है, उनको ऑफर किया कि फॉर्मेटिव फीडबैक मतलब जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो वो दें अपने सहपाठियों को ऑन दियर राइटिंग, उनकी राइटिंग पे, विच फर्दर हेल्प देम टू इम्प्रूव दियर ड्राफ्ट्स, जो आगे उनको लिखने में क्या करेगा? मदद करेगा, इम्प्रूव करने में मदद करेगा. दिस स्ट्रेटजी मे बी रेफर टू एज हेल्प्स देम टू इम्प्रूव दियर ड्राफ्ट्स. ये जो स्ट्रेटजी है वो हेल्प करती है उनको अपने ड्राफ्ट्स को इम्प्रूव करने में. दिस स्ट्रेटजी मे बी रेफर टू एज रेसिप्रोकल टीचिंग, पीयर रिव्यू, माइंड मैपिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे को रिव्यू कर रहा है. दिस इज कॉल्ड पीयर रिव्यू. सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट. जब एक सहपाठी दूसरे सहपाठी का रिव्यू करेगा दैट्स कॉल्ड योर पीयर रिव्यू. According to Piaget, during the early stages of language acquisition, the children start using signifiers such as sound and gestures of refer to concrete objects. This is referred to as spatial awareness, symbolic thought, mental map और object preeminence. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2. जो सिम्बॉलिक थॉट होता है, पियाजे के अकॉर्डिंग
भाषा जो अर्जन है उसकी जो शुरुआती स्टेज होती है उसमें बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे से जो सिंबल्स हैं, बेबलिंग जो होती है ना साउंड की, और जो जेस्चर है उनको प्रेफर करता है। जो जैसे कोई भी उसको मूर्त चीज़ सामने दिख रही है, कोई भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लेट सपोज वो उसके सामने सेब रखा है, तो वो उसको लेके कुछ ना कुछ जेस्चर देगा। तो ये जो रेफर है वो करता है वो क्या है, दिस इज कॉल्ड देयर सिम्बॉलिक थॉट। बच्चा अपने सिंबल जो बच्चा अपने सिंबल्स को लेके सोचता है, दैट्स कॉल्ड योर सिम्बॉलिक थॉट। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायलेक्ट एंड एक्सेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डायलेक्ट मीन्स भाषा, एक्सेंट मीन्स आप किस तरीके से बोलते हैं। Dialect relates to the actual language used and accent refers to the way that language is spoken. Dialect refers to colloquial words and phrases that often reflect identity and accent refers to the technical vocabulary to help people articulate experiences, events and concepts in specialized context. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2 कि जो बी है वो तो करेक्ट है और ए जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? जो डायलेक्ट है वो कॉलोक्वियल वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करता है। जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो क्या यूज़ करेगी, एक खुद के रीजनल वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर लोगों के द्वारा बोले जाते हैं और उनके खुद के एक फ्रेजेस होते हैं जो उनकी आइडेंटिटी बताती है। और जो एक्सेंट होता है वो टेक्निकल वोकेबलरी होती है जो लोगों को अपने खुद के जो एक्सपीरियंस हैं, इवेंट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझाने में हेल्प करती है। आर्टिकुलेट मतलब उनको पहचानने में मदद करती है। लेकिन जो डायलेक्ट है दैट रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज्ड, नहीं, जो डायलेक्ट होती है वो एक्चुअल लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं होती। जो एक्सेंट है दैट रेफर्स टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन, बिल्कुल सही बात है। जो एक्सेंट है वो ये होता है कि लैंग्वेज किस तरीके से बोली जा रही है। कई लोग इंग्लिश को बहुत अलग तरीके से बोलते हैं, ब्रिटिशर्स का एक्सेंट अलग होता है, यूएस का एक्सेंट अलग होता है। सो द बी इज करेक्ट बट ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लैंग्वेज स्किल। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल, रीडिंग एंड लिसनिंग आर प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल, स्पीकिंग इज रिसेप्टिव बट लिसनिंग इज प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल, रीडिंग इज प्रोडक्टिव बट राइटिंग इज रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। जो स्पीकिंग और राइटिंग होती है, लैंग्वेज स्किल कौन कौन सी होती है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पर जो स्पीकिंग होगी और राइटिंग होगी ये क्या होता है, प्रोडक्टिव। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हो तो आप चीज़ बनाते हो, राइटिंग में वो भी प्रोडक्टिव होता है। लेकिन लिसनिंग और रीडिंग जो होती है ये आपका एक टाइप से मौन पठन होता है, ठीक है। आप चीज़ों को, पैसिव लर्नर होते हैं इसमें, हम चीज़ें सुन रहे हैं या फिर चीज़ें बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो स्पीकिंग और राइटिंग होगी दैट इज़ योर प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल, बिल्कुल सही है। रीडिंग एंड लिसनिंग नहीं, रीडिंग जो होती है वो प्रोडक्टिव नहीं होती। स्पीकिंग जो होती है वो रिसेप्टिव है, नहीं, स्पीकिंग रिसेप्टिव नहीं होती है, बल्कि लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव होती है। और लिसनिंग ये रिवर्स है, स्पीकिंग होगा प्रोडक्टिव और लिसनिंग होगा रिसेप्टिव। रीडिंग जो है वो होगा रिसेप्टिव और राइटिंग जो है वो क्या होगा, प्रोडक्टिव। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, the type of vocabulary that learners knows but doesn't use often, active vocabulary, basic vocabulary, passive vocabulary and speaking vocabulary। obviously इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। पैसिव मीन्स जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, तो ऐसी वोकेबलरी जिसको बच्चा जानता तो है लेकिन यूज़ नहीं करता, मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करता, दैट्स कॉल्ड योर पैसिव वोकेबलरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रेटेजी। लिंग्विस्टिक वेरिएशन ऑफ द क्लास इज रिस्पेक्टेड, teacher makes use of different languages of the learners, many languages are taught in schools, different languages of learners are considered as a resource for language teaching। इसमें बोला है कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उसको एज ए स्ट्रेटेजी की तरह कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूज़ नहीं किया जाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3। लिंग्विस्टिक वेरिएशन जो है क्लास का उसे रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए, हर बच्चे की लैंग्वेज जो है वो अलग होती है, ये बात बिल्कुल सही है। टीचर जो है वो लर्नर्स की अलग अलग जो लैंग्वेज है उसको यूज़ करता है, बिल्कुल सही बात है। मैनी लैंग्वेजेस आर टॉट इन स्कूल्स, आप किसी भी स्कूल में मल्टीपल लैंग्वेज नहीं पढ़ा सकते। डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स आर कंसीडर्ड एज ए रिसोर्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, बिल्कुल सही है। जो बच्चों की अलग अलग लैंग्वेज है उसको एज ए रिसोर्स हमें यूज़ करना चाहिए। सो द ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। नेक्स्ट है अ टीचर बिलीव दैट लैंग्वेज इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट,
हर आइडिया रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर एंड नाउम चाओस्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कहा था कि जो भाषा होती है वो एक सामाजिक उसमें कंस्ट्रक्ट होती है। जैसे जैसे आप समाज में आते हैं, जैसे जैसे आप और लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप एक नई भाषा का निर्माण करते हैं। तो ये थ्योरी जो है वो किसने दी थी? लेव वाइगोत्स्की ने। सो 146 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है CLT कैन बी अंडरस्टूड एज ए मेथड इन विच अ टीचर मेक्स यूज ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन विच रिक्वायर कम्युनिकेशन, gives various opportunities to learners to construct their language, practices various grammar rules with learners to help them in language learning, gives text in mother tongue and asks them to translate in target language। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जो CLT होता है वो आपका बेसिकली कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है कि आप किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये जो फोर्थ ऑप्शन है गिव्स टेक्स्ट इन मदर टंग एंड आस्क्स देम टू ट्रांसलेट इन टारगेट लैंग्वेज, ये होता है GTM मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें मदर टंग को यूज़ करके जो टारगेट लैंग्वेज है वो सिखाई जाती है। ग्रामर रूल्स को सिखाना लैंग्वेज लर्निंग के लिए ये अलग चीज़ होती है। गिव्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट दियर लैंग्वेज, नहीं, इसमें क्या करते हैं CLT में रियल लाइफ सिचुएशंस का यूज़ किया जाता है। जो बच्चा रियल लाइफ में लैंग्वेज बोलता है उसका यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन को आगे प्रोसीड करने के लिए। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। एक्सटेंसिव रीडिंग इज द टाइप ऑफ रीडिंग इन विच द रीडर रीड्स फॉर। एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग और एक होती है इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है उसे हम बोलते हैं स्कैमिंग और जो इंटेंसिव रीडिंग होती है उसे हम बोलते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग होता है एक पर्टिकुलर पीस के लिए जब आप पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीस ऑफ सब्जेक्ट, और एक्सटेंसिव रीडिंग होती है जस्ट टू एंटरटेन योर सेल्फ, जैसे नॉवेल्स पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना। आंसरिंग द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रीडिंग टेक्स्ट, गेटिंग द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, गेटिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड प्लेजर। तो जो एक्सटेंसिव रीडिंग होगी वो किसके लिए यहाँ पे स्टैंड कर रही है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। जो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो उस टाइप की रीडिंग होती है जो आप अपने प्लेजर यानी कि अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं। गेटिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ योर इंटेंसिव रीडिंग जिसमें हम स्कैनिंग करते हैं। गेटिंग द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट दैट इज ऑल्सो योर एक्सटेंसिव रीडिंग जिसमें सिर्फ एक छोटा सा सारांश नहीं होता, समराइज, समरी, वो मालूम कर लेते हैं। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग। जो भाषा अधिगम है उसमें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसके लिए कौन सा सही नहीं है? It's done to make judgments about the students' learning and performance. It is diagnostic. It helps in providing remediation to the learners with respect to their language learning. It can be done through various activities at various intervals. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा that is your option number 1। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यानी कि FA, उसके लिए क्या सही नहीं है? इसे जजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग और परफॉर्मेंस के लिए नहीं। इसको इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है कि बच्चे को कहाँ पर कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये डायग्नोस्टिक होता है, बिल्कुल सही बात है। डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग रेमिडिएशन, इसमें उपचार किया जाता है, बिल्कुल सही है। विद रिस्पेक्ट टू दियर लैंग्वेज लर्निंग कि बच्चा भाषा के अधिगम में कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा है। इट कैन बी डन थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़ एट वेरियस इंटरवल, अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू हो सकता है और अलग अलग इंटरवल पर किया जाता है। So the option 1 is incorrect. Which of the following cannot be a strategy for pre-writing during process writing? इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं है? राइटिंग जब हम लिखते हैं, राइटिंग की प्रोसेस के दौरान प्री राइटिंग जो हम ड्राफ्ट बनाते हैं ब्लूप्रिंट, उसके लिए माइंड मैपिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, फ्री राइटिंग एंड पीयर रिव्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4। जो पीयर रिव्यू होता है उसमें जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे को जज करता है दैट इज़ कॉल्ड योर पीयर रिव्यू। माइंड मैपिंग होती है, हम दिमाग में चीज़ों को मैप करते हैं, कैसे कैसे लिखना है, कैसे ड्राफ्ट करना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग सबसे पहला स्टेप होता है ड्राफ्टिंग में कि आप दिमाग में सबसे पहले थीम बनाएंगे, दिमाग में चलेगी चीज़ें। फ्री राइटिंग आप सबसे पहले लिखते हैं, लेकिन पीयर रिव्यू जो है दिस कांट बी द पार्ट ऑफ प्री राइटिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस राइटिंग। सो द ऑप्शन 4 इज़ इनकरेक्ट। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।